Hello students, hope you all are doing very well. Welcome to our channel Scholar Planet. तो बच्चे आज हम इस वीडियो में टिश्यूज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अब हमारा नया टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज एनिमल टिश्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यूज से जैसे पहले बताया कि बहुत ही ज़्यादा क्या है डिफरेंट है ना। एनिमल्स को तो शेल्टर भी चाहिए, लोकोमोट भी करेंगे ये फूड वगैरह को कैप्चर करने के लिए, है ना। अब क्या है, पहला हमारा जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू में दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमारा एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो हमारी स्किन को, हमारी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे लंग एल्वुलाइज, लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारी किडनी की लाइनिंग, हमारे लंग्स की, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ऑल ओवर ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू ही है जो हमारी बॉडी में हमारे इवन ऑर्गन्स को सेपरेट करके रखेगा। इंट्रासेलुलर स्पेसेस इस टिश्यू में बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। और इस टिश्यू में हमारी बॉडी में किसी भी मटेरियल ने एंटर करना है या लीव करना है तो उसको इस टिश्यू में से कम इस टिश्यू की एक लेयर में से पास होकर जाना ही पड़ेगा, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर में से। तो हमारी स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे लंग एल्वेलाइज, लाइनिंग ऑफ लंग एल्वेलाई। एल्वेलाइज क्या होते हैं? मैंने लंग एल्वेलाई वर्ड यूज किया। एल्वेलाइज होते हैं जैसे लंग्स हैं, हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि लंग्स हमें ब्रीथ करवाते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं एल्वेलाइज। एक्चुअली गैसेस एल्वेलाइज एक्सचेंज करते हैं, लंग्स नहीं। लंग्स के अंदर बैलून लाइक सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वेलाइज कहते हैं, ये करवाएंगे गैसेस को एक्सचेंज। तो इनकी लाइनिंग, एल्वेलाइज की लाइनिंग, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग, ये सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट आ जाए, ये पहला पार्ट ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जैसे ब्लड फ्लो करता है तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को लेके जाएगा, वेस्ट मटेरियल्स को लेके आएगा, है ना। तो क्या है, हमारी जो लाइनिंग है जैसे ब्लड वेसल्स की, हमारे लंग एलोलाइज जिसमें से ब्लड ने पास करना है, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से बना होता है। सिंपल स्क्वेमस, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की भी अब टाइप्स हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल स्क्वेमस से क्या, किस किस की लाइनिंग सिंपल स्क्वेमस से बनी हुई है। हमारी स्किन, इवन हमारी स्किन की जो हमारी लाइनिंग है या लाइनिंग ऑफ माउथ है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल से बना होता है। लेकिन यहाँ पे एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं स्किन में और लाइनिंग ऑफ माउथ में, वो सेल्स अरेंज हुए होते हैं लेयर्स में। मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। हम देखते हैं कई बार होता है ना, हमारी स्किन कोई वाउंड हो जाता है या घाव है या स्किन फट गई है तो नई स्किन आती है ना, नया मांस कुछ फट गया तो नया आता है। तो वो लेयर्स है, वियर एंड टीयर से प्रिवेंट करता है। तो अगर लेयर्स पे लेयर है, जैसे स्किन की लेयर है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, उस टाइम पे हम उसको सिंपल स्क्वेमस नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। लेयर्स के ऊपर जब लेयर्स चढ़ जाती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वेलाइज, ये तो सिंपल स्क्वेमस से ही बने हुए हैं, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही ज्यादा थिन और फ्लैट होते हैं। जब इनके ऊपर लेयर की लेयर चढ़ी होती है तो ये हमारी स्किन की लाइनिंग, हमारी लाइनिंग ऑफ माउथ बनाएंगे, जिसको हम किसका नाम दे देंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद आ जाते हैं जहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होती है। ये तो था ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। अब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। हम कहते हैं हमने फूड खा लिया, फूड डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट कहाँ पे हुआ, हमारी स्टमक में। स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, इनिशियली फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है हमारे माउथ से। हमारे माउथ में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, सलाइवरी अमाइलेज, वो पहले कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करता है। तो डाइजेशन तो माउथ से ही स्टार्ट हो गई। फूड जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कंप्लीट होनी है जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे सिक्रीशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर,
पेनक्रियाज और इवन खुद इंटेस्टाइनल जूस, लीवर बाइल जूस, पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। तो मैंने आपको वर्ड अभी क्या यूज किया, जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही हो या फिर सिक्रीशन हो रही हो। तो यहाँ पे सिक्रीशन हो रही है, और जहां पे सिक्रीशन हो रही होती है वो किससे बना हुआ है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। कौन सा टिश्यू है यहाँ पे, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सिंपल एक प्रोसेस है कि ऑक्सीजन को आपने इनहेल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, दैट्स इट। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से डिफरेंट है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई फूड खाते हैं, फूड हमने कंज्यूम कर लिया, वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड जो कंज्यूम हुआ वो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करके जा रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है तो हमारे अंदर एनर्जी डेवलप हो रही है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट है जो हमारा, उसमें भी क्या होता है, सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस को आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। अब जो म्यूकस को आगे पुश करने के लिए जो सीलिया है प्रेजेंट है कॉलमनार एपिथेलियल में, तो फिर उसको हम नाम, जहां जहां सीलिया प्रेजेंट होगा उसको नाम कॉलमनार नहीं देंगे, फिर हम कह देंगे सीलिएटेड कॉलमनार टिश्यू। तो मतलब जो इनर लाइनिंग थी स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी, उसमें तो कॉलमनार एपिथेलिया ही था, पर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट है जो म्यूकस को पुश करने में हेल्प कर रहा है। तो उसमें हमने नाम क्या दे दिया, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किससे बना हुआ, हमारा सीलिएटेड कॉलमनार टिश्यू से बना हुआ। साथ ही फिर हमारे पास आ जाती है अब हमारी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। अब किडनी के ट्यूबल्स का क्या रोल होता है, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है ट्यूबल्स। ट्यूबल्स को भी अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, पढ़ के चलते हैं इसको आगे। ट्यूबल्स क्या है, असल में जैसे मैंने लंग्स की बात की, लंग्स में एल्वेलाइज प्रेजेंट है, एल्वेलाई का क्या रोल है, गैसेस को एक्सचेंज करवाना। वैसे ही किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। और इनिशियली आप देखना एक ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में एक दिन में मीन्स 24 आवर्स में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। 180 लीटर बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन वो सारा का सारा किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स में ग्लोमरल्स प्रेजेंट है, वहां फिल्टर हो रहा है। वो ग्लोमरल्स में से जब तक यूरिन कलेक्टिंग डक्ट तक ब्लड फिल्टर होकर वेस्ट नहीं देता, बीच में ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबल्स का काम होता है, इनिशियली जो ब्लड फिल्टर हुआ था ना, इनिशियली जो ब्लड फिल्टर हुआ था वो सारे का सारा ही हुआ था। किडनी ने 180 लीटर तक ब्लड, सारे का सारा ब्लड फिल्टर कर दिया था। फिल्टर करने का मतलब है अब उसमें वाटर भी नहीं है ब्लड में बचा, ब्लड में कोई सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स जो हमें चाहिए थे वो कुछ बचा ही नहीं है। ट्यूबल का काम होता है जब ब्लड ट्यूबल में से निकलता है ना वापस, तो यहाँ पे होती है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो ब्लड में से पानी फिल्टर आउट हो गया था, न्यूट्रिएंट्स फिल्टर आउट हो गए थे, अमीनो एसिड फिल्टर आउट हो गए थे, उनको रीएब्जॉर्ब करवाता है। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पार्ट रीएब्जॉर्ब होगा। वो कौन करवाएगा, हमारा ट्यूबल करवाएगा किडनी का। और ये अब किससे बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। इवन डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा मुंह में सिक्रीट होता है माउथ में, तो सलाइवरी ग्लैंड्स ये भी किससे बने हुए हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। कुछ पार्ट यही क्यूबॉइडल एपिथेलियल का अंदर को पार्ट फोल्डेड होता है, तो अंदर को जो पार्ट फोल्डेड होगा उसको फिर हम नाम दे देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल का। तो एपिथेलियल ऑल ओवर हमने क्या पढ़ा, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। जितना भी बॉडी का मटेरियल है बॉडी में के अंदर जाना है या बाहर आना है, उसको कम से कम एपिथेलियल की एक लेयर में से ही पास कर कर जाना पड़ेगा। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाइज हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से बने हुए हैं। अगर सेल्स अरेंज हो जाए लेयर्स में एक पैटर्न की तरह, तो फिर वो बन जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉलमनार और सीलिएटेड कॉलमनार से बने हुए हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स और डक्ट सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बने हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल का कुछ पार्ट अंदर को फोल्डेड होता है, उसको नाम दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल का। क्लियर।
नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने लगे हैं ब्लड। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का क्या रोल होता है? ब्लड हमारे जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है या डाइजेस्टेड फूड है, उसको कहाँ लेके जाएगा? हमारे सेल्स तक, और सेल में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लेके आएगा, है ना। तो ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स से बना हुआ है। फ्लूइड मैट्रिक्स बच्चे यहाँ पे प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसके अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रेजेंट होते हैं, वर्ड यहाँ यूज करेंगे एम्बेडेड होते हैं, या आप वर्ड यूज कर सकते हो सस्पेंडेड। तो ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, और फ्लूइड वाला जो पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एम्बेडेड होते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे डिजीज से फाइट करेगा, डिजीज के अगेंस्ट। आरबीसी एचबी बनाएगा, और प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है? क्लॉटिंग करना। हम देखते हैं हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है कि ब्लड क्या हो रहा है? क्लॉट हो रहा है। ऑल ओवर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये फर्दर आप 10th क्लास में पढ़ो, ठीक है, जो इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। तो ब्लड में और इतना कुछ भी नहीं है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। मेन रोल क्या है? कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि हमारे सारे की सारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। हर एक बॉडी पार्ट तक फूड को भी पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को भी पहुंचाएगा, और वहां से वेस्ट मटेरियल को, जो सेलुलर वेस्ट होता है, सेल्स का वेस्ट है, उसको वापस लेके आएगा। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे बोन्स। बोन्स हार्ड मैट्रिक्स से बनी होती हैं। दैट हार्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा कि बोन्स हार्ड मैट्रिक्स, कौन से दो हार्ड मैट्रिक्स हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बोन्स का मेन रोल होता है, ये एक फ्रेमवर्क बनाती है ताकि हमारे मसल्स को एंकर कर सके। बोन्स हार्ड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, हमारे मसल्स की एंकरिंग में हेल्प करती हैं ताकि हमारी मसल्स की मूवमेंट इजी हो सके। उसके बाद अब बोन्स को बोन्स के साथ कौन कनेक्ट करता है? बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं हमारे लिगामेंट्स, और इनकी जो इलास्टिसिटी है लिगामेंट्स की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। बोन्स को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं टेंडन्स, ये भी पूछे जाएंगे आपको। तो बोन्स को बोन्स कनेक्ट कर रहे हैं लिगामेंट्स, मसल्स टू बोन्स कनेक्ट कर रहे हैं टेंडन्स, और टेंडन्स जो है ये फाइब्रस नेचर के होते हैं। उसके बाद आता है कार्टिलेजिस हमारी, अनदर कनेक्टिव टिश्यू। पहले ब्लड किया, फिर हमने बोन की, बोन में हमने किया, बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है, बोन को मसल से कौन जोड़ रहा है। अब हम करेंगे कार्टिलेजिस। कार्टिलेजिस प्रेजेंट होती हैं हमारे नोज में, ईयर्स में। ये जो फ्रंट वाला नोज का पार्ट होता है फ्लेक्सिबल, आपके ईयर्स का पार्ट है जो फ्लेक्सिबल है, दैट इज कार्टिलेज। वो कार्टिलेज से बना हुआ है, और कार्टिलेज एक ऐसे मैट्रिक्स से बना हुआ है, वो मैट्रिक्स बना हुआ है शुगर और प्रोटीन से। पूछा जाएगा, बोन का मैट्रिक्स था कैल्शियम और फॉस्फोरस, कार्टिलेज का मैट्रिक्स है शुगर एंड प्रोटीन। ये पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए या वैसे आ जाए, ये पूछा जाता है। कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबल होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू बोन्स। अगर हम अपने आर्म की बोन की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, नहीं हो पाएगी। लेकिन जो हमारे कार्टिलेजेस हैं, ईयर्स वगैरह होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारे स्किन और मसल्स के बीच में, हमारी नर्व्स में, हमारी बोन मैरो में। तो ये हर पार्ट में क्या प्रेजेंट है? एरियोलर टिश्यू। और इसका रोल है कि जितना भी हमारे ऑर्गन्स में स्पेसीज होती हैं उनको ये फिल करने में हेल्प करता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के बिलो और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्किन के बिलो और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगा एडिपोज टिश्यू। इसका मेन रोल होता है हमारे फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। फैट को स्टोर करने में हेल्प करेगा बिलो द स्किन, और एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर। हम देखते हैं बहुत ठंड का भी मौसम होता है, तो एज अ इंसुलेशन जो फैट हमारी स्किन के नीचे ऑलरेडी क्या रहती है? स्टोर रहती है। कौन सा टिश्यू रहता है? एडिपोज टिश्यू। तो हम इसको एज अ इंसुलेटर भी कहते हैं, ये एक्ट करेगा एज एन इंसुलेटर।
अब आ गया मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कहता है बहुत ज्यादा एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो हमारे मसल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। हम अपने मसल्स को मूव कैसे कर पाते हैं? जब भी हम अपने मसल्स को मूव करेंगे ना, तो सबसे पहले उनकी शेप चेंज होती है, मसल्स की शेप शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टन हो जाते हैं मसल्स, तभी हम इनकी मूवमेंट कर पाते हैं इजीली। और मसल्स शॉर्ट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जब भी हमने मूवमेंट करनी है तो एक स्पेशलाइज प्रोटीन होता है जिसको नाम दिया गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है, जिससे हमारे मसल्स की शेप चेंज हो जाती है, शेप छोटी हो जाती है और हम अपने मसल्स को इजीली मूव कर पाते हैं। अब मसल सेल्स में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक हो जाते हैं वॉलंटरी मसल्स, एक आते हैं हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स जो हमारी कॉन्शियस विल से हम मूव करते हैं वो सारे हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं। जैसे हैंड्स हैं, अपनी कॉन्शियस विल से ऊपर नीचे कर लिया, अपनी मर्जी से किया, तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी होते हैं जो अपने आप काम करेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम ब्रीदिंग, हार्ट, रेस्पिरेशन, ये सारे कौन से हैं? इनवॉलंटरी मसल्स हैं। इवन हमारे प्यूपिल का साइज चेंज होता है आइज का, वो मैं अभी आगे बताता हूँ, वो भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। अब वोलंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। वोलंटरी जो हम अपनी मर्जी से मूव करते हैं, स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं इनको? अभी हमने इससे पहले टॉपिक किया कि बोन्स को मसल से कौन जोड़ते हैं? टेंडन्स। और बोन्स मसल्स के क्या है? एंकरिंग करते हैं। बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं लिगामेंट्स, है ना। तो वोलेंट्री मसल्स क्योंकि हमने अपनी मर्जी से, हमने हाथ हो गए, पैर हो गए, हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारे बोन्स हैं वो एंकरिंग करती हैं हमारे मसल्स की, तो इस कारण, बोन्स के कारण इसको क्या नाम दिया गया? स्केलेटल मसल्स का। उसके बाद कहता है ये जो वॉलंटरी मसल्स है ना, अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, तो आपको ना डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखेंगे ऑल्टरनेटिवली, कभी डार्क बैंड कभी लाइट बैंड। तो इस कारण वो मतलब स्ट्रिएशंस हैं उनमें, ये जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं उनमें स्ट्रिएशन जो होती हैं, इस कारण इसको कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल। और शेप कैसी होती है इनकी? साइलेंट्रिकल, अनब्रांच्ड, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं जितने भी हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं। हम अगर अब बात करें इनवॉलंटरी मसल्स की, तो ये स्मूथ मसल्स होंगे, क्योंकि जब भी हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें ऑल्टरनेटिवली डार्क और लाइट कलर के बैंड्स नजर नहीं आएंगे। डार्क और लाइट कलर के बैंड्स ही नजर नहीं आ रहे, तो ऑल ओवर शुरू से लेके एंड तक सरफेस ही इनका स्मूथ है, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। अब ये फाइंड कहाँ कहाँ होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे आई की आयरिस में। आयरिस क्या है? आयरिस हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। समर सीजन में जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना बाहर, और हम एकदम से अंदर आते हैं तो हमें अंधेरा अंधेरा नजर आता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद बिल्कुल आई नॉर्मल हो जाती है, हमारी नॉर्मल नजर आने शुरू हो जाता है। आयरिस क्या होता है? आयरिस हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है ना बाहर, तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली। आयरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा ताकि रेटिना के ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ना फॉल करे। अदरवाइज हमारा रेटिना जहाँ पे इमेजेस बनती हैं जिसके कारण हम देख पाते हैं वो डैमेज हो जाएगा। हम सन की तरफ सीधा नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि रेटिना के ऊपर हाई इंटेंसिटी की लाइट जाएगी तो रेटिना डैमेज हो सकता है। तो एकदम से जब हम उसी इंटेंसिटी से, क्योंकि प्यूपिल का साइज छोटा था, हम अंदर आएंगे तो हमें अंधेरा अंधेरा लगेगा। फिर आयरिस डिटेक्ट करेगा कि अब तो भाई लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, लाइट तो आ ही नहीं रही आइस में, तो अब आयरिस क्या करेगा? प्यूपिल के साइज को धीरे धीरे बड़ा कर देगा। तो ये एक्शन अपने आप हो रहा है, आपको बताकर तो नहीं हो रहा, आपकी परमिशन से भी नहीं हो रहा, आपकी विल से भी नहीं हो रहा। अपने आप साइज छोटा हो रहा है, अपने आप साइज बड़ा हो रहा है, और जब बड़ा हो रहा है हमें सब नॉर्मल दिखने लग जाता है। तो मतलब वो कौन सा मसल हो गया? फिर इनवॉलंटरी मसल हो गया। उसके बाद हमारे ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बच्चे जहाँ पे अभी हमने इससे पहले जब एपिथेलियल टिश्यू किया था ना, तो हमने लाइनिंग ऑफ एल्वेलॉयज किया था। एल्वेलॉय जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, उससे बिल्कुल जस्ट पहले ब्रोंकाइज प्रेजेंट होती है। तो ब्रोंकाइज में भी कौन सा मसल्स हैं? इनवॉलंटरी मसल्स हैं। उसके बाद इनवॉलंटरी मसल्स में आ जाते हैं हमारे हार्ट के मसल्स, कॉल्ड कार्डियक मसल्स।
और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नेम द मसल विच डू नॉट गेट फैटीग फॉर द लाइफ टाइम। शुरू से लेके एंड तक ऑल ओवर लाइफ टाइम एक मसल है जो कभी थकता ही नहीं है, दैट इज कार्डियक मसल। हार्ट बीट करता ही रहता है, कभी थकता ही नहीं है, फैटीग है ही नहीं इसकी, तो दैट मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हार्ट का मसल कार्डियक मसल है, ये भी अपने आप काम कर रहा है, हार्ट बीट अपने आप हो रही है, तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। अब इनकी शेप साइज क्या है, कहता है ये भी सिलेंड्रिकल है। देखो वॉलंटरी मसल्स भी सिलेंड्रिकल थे, ये भी सिलेंड्रिकल है, बट वॉलंटरी मसल्स थे अनब्रांच्ड और इनवॉलंटरी मसल्स हैं ब्रांच्ड। उसके अलावा वॉलंटरी मसल्स बहुत सारे न्यूक्लियस से बने हुए हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये यूनि न्यूक्लिएट है। अब देखो इनके बेसिस पे जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, इनके बेसिस पे हम इजीली इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स को स्मूथ मसल्स कहते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप वॉलंटरी मसल्स हमें ऑल्टरनेट और डार्क कलर के बैंड्स दिखेंगे, इनवॉलंटरी मसल्स में नहीं दिखेंगे। इसलिए क्या इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कह देते हैं, इनकी पॉइंटेड एंड्स होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अब ये भी सिलेंड्रिकल डिफरेंसेस में नहीं लिखना, क्योंकि ये सिमिलैरिटी में आ गया। उसने क्वेश्चन डिफरेंसेस का पूछा होगा, तो सिलेंड्रिकल पॉइंट छोड़ देना, ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। क्लियर है, इजी था। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में इस टिश्यू की, क्योंकि नर्वस टिश्यू हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये टिश्यूज। नर्वस टिश्यू में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, तीनों का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगी, और वो इंफॉर्मेशन के बारे में जब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, उसके बारे में सोचेगा और उसको रिस्पॉन्ड करवाएगा, वो सारा किसके थ्रू हो रहा है, नर्व्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा वो सारा, हमारी नर्व्स के थ्रू। उससे पहले वर्ड है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है बच्चे जिस चीज को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट, अगर यही जो टॉर्च की लाइट आपकी आंखों में डाली जाए तो आंखें एकदम से ब्लिंक करती हैं, लाइट इज अ स्टिमुलाई जिसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई। और एक एग्जांपल, कोई गर्म चीज या हॉट ऑब्जेक्ट अगर हमारे आर्म्स को, स्किन को टच करता है, तो हम एकदम से अपना आर्म या हाथ या कुछ भी जहाँ पे भी टच करेगा हम उसको साइड कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो हीट हमारे हाथ के लिए क्या है, स्टिमुलाई है जिसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो रिस्पॉन्ड, वो सिग्नल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, दैट इज, क्योंकि नर्वस टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट है कॉल्ड नर्व सेल, और उस नर्व सेल को नाम दिया गया न्यूरॉन का। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये एक नर्व सेल है जो 1 मीटर थिक, हमारी आर्म जितना, इतना बड़ा होता है एक न्यूरॉन, और बहुत ही ज्यादा इसका कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल हमारी बॉडी में नर्व यही है, न्यूरॉन है, नर्व सेल है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, जब भी हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे तो फंक्शनिंग, रोल क्या है इसका, हमारी स्किन या जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो चीज़ों को सेंस करते हैं, वो आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे, आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। जैसे हमारी जो टंग होती है ना, इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। आपने जो चीज़ एक बार खाई हुई है उसी को जब दोबारा खाओगे आपको टेस्ट पता होगा कि हाँ यार इसका टेस्ट तो ऐसा है। फिर आप कंपैरिजन करोगे कि पहले भी खाई थी, अब पहले ज़्यादा टेस्टी थी कि अब ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ऑलरेडी स्टोर हुई हुई है। स्मेल, नोज, नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेलिंग पावर को डिटेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ऐसी स्किन में ना हमारी थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ गर्म लग जाती है अगर हमारी स्किन को, तो वहाँ पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और वो जो रिसेप्टर्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के यहाँ पे डेंड्राइट्स। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स की ब्रांचेस पे वो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे डेंड्राइट के रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन को सेंस किया ना,
सेंस किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सिग्नल कह लो या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना है। अब यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में कह लो या थोड़ी इजी लैंग्वेज में कह लो सिग्नल, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होगा, प्रोड्यूस होगा। अब वो सिग्नल, ये हमारी सेल बॉडी है, ये सारी सेल बॉडी बीच में न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी में से होती हुई वो सिग्नल जाएगा एक्सन में। एक्सॉन सबसे बड़ा है न्यूरॉन के हिस्से में, एलोंगेटेड है। अच्छा, एक्सॉन के थ्रू जब वो इंफॉर्मेशन ये हमारी नर्व एंडिंग तक पहुंचेगी ना, तो साथ ही एक केमिकल रिलीज होगा। अब वो केमिकल कहाँ रिलीज होगा? वो केमिकल रिलीज होगा अगले न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बिल्कुल गैप में। कहाँ रिलीज होगा? इन दोनों के बिल्कुल गैप में रिलीज होगा। क्लियर? अब दोनों के गैप क्या है? दो न्यूरॉन्स कभी भी आपस में अटैच नहीं होते, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एंड दैट गैप इज कॉल्ड साइनैप्स। जब सिग्नल इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्सन को क्रॉस करेगी, उसी टाइम पे जो इसके बाद यहाँ पे एक साइनैप्स का गैप है, इसके बाद एक न्यूरॉन और होगा और उस न्यूरॉन की डेंड्राइट से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा कि वो साइनैप्स में ना एक केमिकल रिलीज होगा, जिसके उस केमिकल में ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि वो सिग्नल्स क्या है। वो केमिकल जब अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स को टच करेगा, फिर से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा। तो ऐसे ही करते करते केमिकल सिग्नल सिक्रिएट होते होते इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाती है? हमारे ब्रेन तक। और ये बहुत रैपिड प्रोसेस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, अनकाउंटेबल, और इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी 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 हमारे ब्रेन तक कैरी होती है। फिर ब्रेन उसके बारे में सोचता है, इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगा, सोचेगा, फिर उसको रिप्लाई करेगा, और हम अपना हाथ हो गया कुछ हो गया, हम उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हमारे इफेक्टर्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू। तो ये हमारा नर्वस टिश्यू था, जिसमें आपको ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग पूछी जाएगी कि सिग्नल्स कैसे इसमें से ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर? तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।